जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एक नया टॉपिक करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिनरल्स, और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स असल में क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके एग्जांपल हैं। ये सारी चीज़ें आपके जितने भी क्वेश्चन मिनरल से रिलेटेड होंगे वो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं नई से और वीडियोस बनाऊं जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो। तो उम्मीद है आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिक सा वैसे तो ये टॉपिक है लेकिन आना चाहिए आपको। अच्छा, मिनरल्स असल में होते क्या हैं? हमारे पास बहुत सारी रॉक्स हैं, आपने देखी हैं, चट्टानें। अब ये जो चट्टानें हैं ना, ये बनी किस चीज़ की हुई? अगर कोई आपसे पूछे ना कि ये जो रॉक्स हैं ये किसकी बनी हुई, तो आपने सुकून से बता देना कि ये मिनरल्स की बनी हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स हैं। ये रॉक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब जो रॉक्स हैं ये इसके बनी हुई हैं। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा बायो में कि जो प्रोटीन्स हैं वो किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड के बने होते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जिनमें हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फ़लाँ चीज़ के। अब जैसे फैटी एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये इसके लिपिड्स के, तो उसी तरह जो मिनरल्स हैं ना ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं रॉक्स के। चट्टानें किसकी बने हुए हैं? मिनरल्स की बनी हुई। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी या इसका एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया। डेफिनेशन तो आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, आज तक साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद अब तक तकरीबन 4000 जो मिनरल्स हैं ना उनको आइडेंटिफाई किया गया। 4000 बहुत ज़्यादा तादाद में। तो 4000 मिनरल्स हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई किया जा सका है। अब इसकी अगर डेफिनेशन आप पढ़ें तो डेफिनेशन को आपने ध्यान से समझना है कि नेचुरली अक्रिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड हैव क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। इसको आप समझें। वो कहते हैं कि एक तो वो नेचुरली अक्रिंग हो, फिर वो सॉलिड भी हो, और कौन सा हो? इनऑर्गेनिक सॉलिड हो, और उसकी किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो। ये मैं सारा कुछ आपको नेक्स्ट बताता हूँ, बस सिर्फ आप डेफिनेशन समझ लें कि नेचुरली अक्रिंग है, इनऑर्गेनिक सॉलिड है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और उसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन जिस चीज़ की हो, ये सारा कुछ उसमें हो, तो उसको आप क्या कहोगे? ये मिनरल। अब जो जियोलॉजिस्ट हैं ना उन्होंने मिनरल्स के लिए ना रिक्वायरमेंट रखी है कि हम किस चीज़ को कहेंगे कि ये मिनरल है। तो इसके लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उन्होंने 5 रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि आप अगर कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे कि आया कि ये चीज़ मिनरल है या नहीं है। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, पहली बात तो ये है कि वो नेचुरली अकरिंग हो, मतलब आपको ये जो नेचर है हमारे इसके अंदर ही आपको ये मिल जाए, आपको बनानी ना पड़े, बल्कि वो नेचुरली अकरिंग हो, वो अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से बनी हुई हो। दूसरी चीज़ क्या है कि वो सॉलिड होनी चाहिए, गैशियस या लिक्विड फॉर्म में नहीं, बल्कि वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? सॉलिड फॉर्म में होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि वो इनऑर्गेनिक हो मोस्टली। अब वो क्या होनी चाहिए? इनऑर्गेनिक। ये मोस्टली का लफ्ज़ मैंने क्यों यूज़ किया है? कुछ अगर आप रिसर्च करें तो जो कार्बन है ना इसको मिनरल के तौर पर जाना जाता है, लेकिन मोस्टली जितने भी मिनरल्स हैं ना वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। ये तो 3 रिक्वायरमेंट्स होगी कि एक नेचुरली अकरिंग होगा, दूसरा वो सॉलिड फॉर्म में चीज़ होनी चाहिए, तीसरा वो इनऑर्गेनिक होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक आपको पता है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूरी नहीं होते। आप बल्कि हाइड्रोजन को तो छोड़ें, आप कह सकते हैं कि जिनमें कार्बन ज़रूरी नहीं होता। अब जैसे ऑर्गेनिक में हमने देखा है, ऑर्गेनिक को हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, मतलब उनमें कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, तो उसको हम ऑर्गेनिक कहेंगे। अब इसको ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखें, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कोई आपसे पूछता है ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, आप कहोगे ये इनऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है।
अब बेंजीन है C6H6 है, उसका फार्मूला है। आपसे को पूछता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, आप कहोगे ऑर्गेनिक। वजह पूछेगा, आप कहोगे कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, दैट्स वाई ये ऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक का हमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ लग गया होगा कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ना हों, या कह लें कि एक चीज़ हो, वो ऑर्गेनिक है, वो सॉरी इनऑर्गेनिक है। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक है। तो ये चीज़ उम्मीद है क्लियर होगी। फिर वो कहते हैं कि इसका फ़िक्स केमिकल फार्मूला होना चाहिए, मतलब इसका चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही फ़िक्स फार्मूला होना चाहिए, और इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होनी चाहिए। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, दो तरह के स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक अमार्फस होती हैं, एक क्रिस्टलाइन होती हैं। अमार्फस वो सॉलिड होते हैं जिनकी कोई डेफिनेट शक्ल नहीं होती, जिनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, वो अमार्फस सॉलिड्स कहलाते हैं। और जिनकी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, उसको आप कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ये 5 चीज़ें अगर किसी चीज़ में होंगी तो हम उसको कहेंगे कि ये मिनरल है। फिर समझ लें नेचुरली अकरिंग, पहली बात तो ये है कि वो नेचर में मौजूद हो, फिर वो सॉलिड होनी चाहिए, गैस या लिक्विड नहीं हो सकते, फिर वो इनऑर्गेनिक होनी चाहिए, चौथा केमिकल फार्मूला उसका फ़िक्स होना चाहिए, और पांचवा क्या है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, क्रिस्टलाइन होनी चाहिए, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो ये उम्मीद है आपको मिनरल का जो इंट्रोडक्शन है ना, ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखें नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में आप देख लें कि ये जो रॉक्स हैं ना, ये ज़्यादातर किन मिनरल्स की बनी हुई होती हैं। तो इनमें कुछ एग्जांपल आते हैं, फेल्डस्पार्स हैं, उसके बाद क्वार्ट्ज हैं, एम्फीबोल्स हैं, गार्नेट है या कैल्साइट है। ये आप कुछ मिनरल्स के नाम याद कर लें। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, एसेसिव मिनरल्स क्या होते हैं। तो आपने बताना है कि वैसे तो रॉक्स के अंदर मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो मिनरल्स बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में रॉक्स में मौजूद होते हैं ना, उनको आप कहते हैं एसेसरी मिनरल्स कहते हैं। अब यहाँ पे आगे जो मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स की जो खसूसियात हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कि कलर, मिनरल्स का जो कलर है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कलर क्या है। अच्छा, मिनरल्स का कलर होता क्यों है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनरल्स का कलर हम कहते हैं जी वाइट, ब्लैक, येलो जो भी है, तो ये कलर उनका क्यों होता है। मिनरल्स के अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट मौजूद होता है उनकी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उसी वजह से जिस तरह का उस एलिमेंट का कलर होगा वही मिनरल का कलर होगा। तो ये ज़हन में रखना है कि मिनरल की जो क्रिस्टल लैटिस होती है उसके अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है, जिस एलिमेंट का जो कलर होगा वही मिनरल का कलर होगा। तो उसके बाद ये जो एलिमेंट है ये इस चीज़ को भी मतलब कह लें कंट्रोल करेगा कि लाइट रिफ्लेक्ट होनी है या एब्जॉर्ब होनी है। अगर कुछ एलिमेंट वो होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो हम पहले तो ये बताएंगे कि मिनरल का जो कलर है वो एलिमेंट की वजह से होता है, जो एलिमेंट मिनरल के अंदर मौजूद होता है। अब ये एलिमेंट दूसरी चीज़ क्या डिसाइड करेगा कि लाइट रिफ्लेक्ट करनी है या एब्जॉर्ब करनी। कुछ एलिमेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कुछ क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तो हो गया कलर ऑफ मिनरल। आपसे आपको पूछे कि कलर ऑफ मिनरल क्यों आता है, तो आपने बताना मिनरल के अंदर जो एलिमेंट होता है ना, उसी वजह से उसका कलर आता है। दूसरी चीज़ है स्टीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। स्टीक क्या होती है। अब स्टीक वो कलर, आपके पास कोई मिनरल है, आपने उसको जी तोड़ फोड़ के ना उसका पाउडर बना दिया है। अब पाउडर बनने के बाद जो मिनरल का कलर आया ना, उसको आप स्टीक कहते हैं। ये वो कलर है जो मिनरल का पाउडर की फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाती है ना, तब जो उसका कलर आता है उसको स्टीक कहते हैं। अब इम्प्योरिटीज़ का स्टीक के ऊपर ना कोई असर नहीं होता। मतलब अगर आप कह लें कि कुछ आपके पास इम्प्योरिटीज़ है ना उस मिनरल के अंदर या उस पाउडर के अंदर, उसका स्टीक पर कोई इतना ख़ास असर नहीं होता। जैसे कि अब ये एक चीज़ और जहन में रखनी कि अगर दो डिफरेंट हो ना आपके पास स्पेसिमेन हो, मतलब कह लें कि दो मिनरल पाउडर ना आपके पास डिफरेंट हैं, उनका कलर सेम हो सकता है
उनका स्ट्रीक सेम हो सकती है, लेकिन उनका कलर हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब इसको आप और ज़रा ध्यान से समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो मिनरल्स हैं, उनको आपने तोड़ा है, उनको पाउडर फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया। उनका पाउडर फॉर्म में जाने के बाद उनकी स्ट्रीक सेम हो सकती है, मतलब दोनों का कलर सेम हो सकता है, लेकिन जो उनका एक्चुअल कलर है ना वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो हमेशा डिफरेंट होगा। ये ज़हन में रखने। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी कुछ मिनरल्स अब ओपैक होती हैं जो धुंधलापन शो करती हैं, और कुछ क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। अब जो ओपैक मिनरल्स होती हैं इनमें से लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, जो ट्रांसपेरेंट होती हैं उनमें लाइट ट्रांसमिट होती है। अब इसकी वजह भी है। अब यहाँ से आपसे वो पूछेंगे कि ओपैक मिनरल्स लाइट ट्रांसमिट क्यों नहीं करती, तो आपने बताना है कि उनमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, ये मेटल्स के अंदर होती है जो कि मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछता है मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है, तो आपने बताना है ये सिर्फ मेटल्स के अंदर होती है और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है। ये ज़हन में रखना है, ये सिर्फ मेटल्स के अंदर है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट जो होती हैं आपके पास मिनरल्स, उनमें से ट्रांसमिट लाइट होती, तो क्यों होती, क्योंकि उनमें आयोनिक बॉन्डिंग होती है। और आयोनिक बॉन्डिंग आप जानते हैं, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। आयोनिक बॉन्डिंग ये वो बॉन्डिंग है जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है। ये वो बॉन्डिंग है जो इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकली की वजह से बनती है। एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में चला जाता है। अब अगर ये आपने लेक्चर देखना है तो जो केमिस्ट्री का मैंने पार्ट दिया है ना, केमिकल बॉन्डिंग वाला, उसको ज़रूर देखें। उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया। वो भी लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसको आपने ना ज़रूर देखना, उस लेक्चर को भी। तो ये उम्मीद है आपको ट्रांसपेरेंसी का भी पता चल गया होगा। ट्रांसपेरेंसी उनकी ओपैक या ट्रांसपेरेंट होती मिनरल्स की। अब वो क्यों होती है, कुछ मिनरल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, कुछ में आयोनिक बॉन्डिंग होती है। जिनमें मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उनमें लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी, और जिनमें वो आयोनिक बॉन्डिंग होगी उनमें लाइट ट्रांसमिट होगी। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आता है लस्टर। अब आपने एक नाम सुना होगा, मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर क्या होती है, ये वो चमक होती जो मेटल पैदा करता है। अब देखो, जब आप कहीं वेल्डिंग वाली दुकान पे जाए ना, तो वहाँ पे वेल्ड हो रहा हो या कोई मेटल को कट किया जा रहा हो, तो वहाँ से एक चिंगारियाँ निकल रही होती हैं, वही असल में उनकी ना मेटेलिक लस्टर होती है। या कोई मेटल है वो चमक पैदा करती है, तो वो उसकी क्या होती है, मेटेलिक लस्टर होती है। अच्छा, लस्टर असल में होती क्या है, इसको आप कैसे डिफ़ाइन कर सकोगे? आपने कहना है कि ये, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो असल में लस्टर होती है। हाउ मच रिफ्लेक्ट लाइट, इसको आप क्या कहोगे, लस्टर कहोगे। या इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कहोगे कि मिनरल सरफेस जितनी स्पार्कल्स पैदा करती, जगमग करती है, उसको आप क्या कहोगे, उस मिनरल की लस्टर कहोगे। तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद आती है डेंसिटी। ये आपने ध्यान से समझना। डेंसिटी का वैसे आपको फार्मूला आना चाहिए। डेंसिटी बच्चे होती है मास ओवर वॉल्यूम, उसको आप कहते हो डेंसिटी। अब डेंसिटी का क्या मतलब, ये मिनरल्स की कम होती, ज़्यादा होती, तो इसका क्या है, ये आपने ध्यान समझना। अब जिन मिनरल्स की जो केमिकल कंपोजिशन है ना, वो मेटल पर कंसिस्ट हो, हैवी मेटल्स पर, जिनका साइज़ कितना हो, जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 से ज़्यादा हो। 26 अब आयरन का ना एटॉमिक नंबर है। मतलब आपके पास कोई एक मिनरल है, उसका एटॉमिक नंबर, उसके अंदर जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आयरन से ज़्यादा है या 26 से ज़्यादा है, तो वो डेंस होगी। मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर 26 से कम होगा उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में एक और आपने ज़हन में रखना है, अगर तो किसी मिनरल का कलर डार्क है ना, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर किसी मिनरल का कलर लाइट है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी हैं। एक आपसे पूछ सकते हैं कि डेंसिटी किस मिनरल की ज़्यादा है, किसकी कम है,
तो दो आप चीज़ें ज़हन में रख सकते हैं। एक तो आप बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर अगर 26 से ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर किसी मिनरल का एटॉमिक नंबर, मिनरल में मौजूद एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 26 से कम है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम। एक तो ये आप रीज़न बता सकते हैं। दूसरा आप बता सकते हैं अगर किसी मिनरल का डार्क कलर है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो डेंस होगी। अगर उसका कलर लाइट है, लाइट कलर है किसी मिनरल में मौजूद है किसी मिनरल का, तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, लेस होगी। तो ये उम्मीद है आपको चीज़ क्लियर होगी। ये सॉरी कुछ वजह से ये ब्लर हुआ है तो इसको ज़रा मैं फ़िक्स कर लूँ। हाँ जी, ये हो गया। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हार्डनेस ऑफ मिनरल्स। इससे क्या मुराद है? अब हार्डनेस की तारीफ़ क्या होती है? असल में ये तारीफ़ है कि ये लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है स्मूथ सरफेस स्क्रैच। आपके पास कोई मिनरल है, उसकी एक स्मूथ सरफेस है, आप चाहते हैं उसको स्क्रैच करें, तो जितनी आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी ना, या जितनी आपको मुश्किल होगी उसको स्क्रैच करने में, उसकी स्मूथ सरफेस को स्क्रैच करने में, असल में यही हार्डनेस ऑफ मिनरल होगी। कि एक मिनरल है, उसकी स्मूथ सरफेस है और आप चाहते हैं उसको मैं स्क्रैच कर दूं, तो जितनी डिफ़िकल्टी आपको होगी स्क्रैच करने में, वो उसकी क्या कहलाएगी, हार्डनेस होगी। और ये जो हार्डनेस है एक मोज स्केल होता है, इसकी मदद से ना हार्डनेस ऑफ मिनरल को मालूम किया जाता है। उसके बाद अगली आती क्लीवेज एंड फ्रैक्चर। अब कुछ मिनरल्स क्लीवेज शो करती हैं और कुछ मिनरल्स फ्रैक्चर शो करती हैं। अब क्लीवेज क्या होता है? अगर आप मिनरल को तोड़ते हैं और वो क्या स्प्लिट करती है एक स्मूथ प्लेन के अंदर, तो वो क्लीवेज होती है। अगर वो एक स्मूथ प्लेन में स्प्लिट ना टूटे, मतलब आप एक मिनरल को तोड़ते हैं और वो एक स्मूथ प्लेन में टूट जाते, दरमियान से ही टूट जाते, तो वो आपके पास होती क्लीवेज। अगर वो मतलब साइडों से भी टूट जाए, इधर उधर से टूट जाए, ख़ास प्लेन में ना टूटे, तो वो फ्रैक्चर होती है। अब ये तो हो गया क्लीवेज और फ्रैक्चर का। ये भी उम्मीद है आपको समझ लग गए होंगे कि अगर आप किसी मिनरल को तोड़ते हैं और वो स्मूथ प्लेन में टूटती तो वो क्लीवेज होगी, अगर वो स्मूथ प्लेन में नहीं टूटती तो वो फ्रैक्चर होगी। अब टेक्निसिटी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये एक फ़िज़िकल बिहेवियर शो करती है किसी भी मिनरल्स का अंडर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन। किसी मिनरल्स के ऊपर अगर आप स्ट्रेस डालते हैं, ज़ोर डालते हैं, तो जो उसका फ़िज़िकल बिहेवियर होगा उसको कौन शो करता है? टेक्निसिटी से शो किया जाता है। ये कंसेप्ट है जो उसके फ़िज़िकल बिहेवियर को शो करता है अंडर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट करते हैं। अब जब हम स्ट्रेस डालते हैं ना, तो जो मिनरल्स हैं वो मुख्तलिफ़ तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं, फ़िज़िकल बिहेवियर शो करते हैं। कुछ ब्रिटल होते हैं, चमक पैदा करते हैं, कुछ मैलिएबल होते हैं, कुछ डक्टाइल होती हैं। अब मैलिएबल क्या होती हैं कि कुछ को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हम उनको वायर्स में चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, क्रिस्टल हैबिट क्या होते हैं? क्रिस्टल हैबिट असल में ये है कि जब किसी भी क्रिस्टल का जो ग्रोथ पैटर्न होता है कि किस हिसाब से वो ग्रो कर रही है, उसको आप क्रिस्टल हैबिट कहते हो। क्योंकि हमने पढ़ा मिनरल्स भी क्रिस्टल्स होते हैं। अब वो जिस शक्ल में ग्रो करेंगे, जो उनकी शक्ल होगी, वो उनका क्या होगा, क्रिस्टल हैबिट होगी। तो ग्रोथ पैटर्न ऑफ एनी क्रिस्टल इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टल हैबिट। तो ये उम्मीद है आपको थोड़ा सा जो टॉपिक है कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड जवाब दिया जाएगा। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग ज़रूर प्रमोट करें, इसको शेयर भी करें दोस्तों से। जो अकेडमीज़ वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये लेक्चर्स आप प्रोवाइड करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और आप लोगों की बस यही सपोर्ट चाहिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसके लेक्चर्स को भी देखें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड कर सकूं। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।